आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे उस क्लासिक अफरा तफरी से भरे सफर की, जहां तीन बेहद प्यारे लेकिन अजीब दोस्त अपने बचपन के घर यानी एक अनाथालय को दिवालिया होने से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस मजेदार कहानी में गोता लगाते हैं। अब पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत ही मजेदार सवाल है। आखिर कैसे तीन नासमझ दोस्त एक मर्डर को रोक लेते हैं, रियलिटी शो के स्टार बन जाते हैं और सिर्फ 30 दिनों में एक अनाथालय को भी बचा लेते हैं। ये एक ऐसा ढांचा है जो बिल्कुल असंभव लगने वाली घटनाओं को एक साथ जोड़ता है और एक शानदार कॉमेडी का रूप लेता है। भाग 1, अनाथालय में संकट। चलिए सीधा उस पल पर चलते हैं जहां से ये सारी मुसीबतें शुरू होती हैं। वो अनाथालय बंद होने की कगार पर है, जहां मो, लैरी और करली पले बड़े थे। और मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये सटीक संख्या है, $8,30,000। इतनी बड़ी रकम का कर्ज उस अनाथालय पर चढ़ गया है। और मजे की बात देखिए, ये कर्ज मुख्य रूप से इन तीनों दोस्तों की जीवन भर की बेवकूफियों के कारण इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से अनाथालय की बीमा पॉलिसियां रद्द हो गई थीं। यहीं से हमें स्लैपस्टिक कॉमेडी की वो खासियत दिखती है, जहां नायकों की खुद की गलतियां ही उनके लिए पहाड़ जैसी मुसीबत बन जाती हैं। और मानो इतना ही काफी नहीं था, अनाथालय को बचाने के लिए सिर्फ 30 दिन की मोहलत मिली है। बस 30 दिन। ये टिकिंग क्लॉक कहानी में तुरंत एक रोमांच और जल्दबाजी पैदा कर देती है, जिससे आगे आने वाला हर एक बेतुका फैसला और भी ज्यादा मजेदार लगने लगता है। भाग 2, $830,000 का मिशन। चलिए देखते हैं कि कैसे ये समय का दबाव उन्हें पैसे कमाने की एक के बाद एक अजीबोगरीब योजनाओं की तरफ धकेलता है। इस सफर के ग्राफ को देखिए। हफ्ता 1 जहां वो छोटे मोटे काम करते हैं, फिर गोल्फ कोर्स पर सैल्मन मछली पालने जैसी बेवकूफ़ी, और अंततः अनजाने में एक रियलिटी टीवी शो और सुपारी लेकर हत्या करने के एक भयानक काम तक पहुंच जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि मजबूरी में इंसान किस हद तक पागलपन कर सकता है। ये कॉमेडी का एक बहुत पुराना और कारगर तरीका है, जहां स्थिति बस बद से बदतर होती चली जाती है। भाग 3, एक जानलेवा गलतफहमी। और यहीं पर कहानी एक खतरनाक लेकिन बेहद हास्यास्पद मोड़ लेती है। लिडिया नाम की एक महिला उन्हें ठीक वही रकम ऑफर करती है जिसकी उन्हें तलाश है, $830,000। लेकिन काम क्या है? अपने बीमार पति को नींद में तकिए से दबाकर मार डालना। यहां इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट पर गौर करने वाली बात है। एक तरफ लिडिया और मैक जैसे बेहद अमीर और शातिर अपराधी हैं जो अपनी साजिश रच रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे बिल्कुल मासूम नायक जो अपनी नासमझी में ये मान बैठे हैं कि वे एक मरते हुए इंसान को दर्द से मुक्ति दिलाकर उस पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। डार्क कॉमेडी का इससे शानदार उदाहरण और क्या हो सकता है? ये देखना बहुत ही रोचक है कि कैसे तीन साफ दिल वाले लेकिन पूरी तरह से नासमझ दोस्त एक मर्डर के कॉन्ट्रैक्ट को अपने दिमाग में सही ठहराते हैं। कैसे वो इस पूरी बात को खुद के लिए जस्टिफाई करते हैं। उनका ये पूरा लॉजिक बस इस एक डायलॉग में कैद है। ये एक तकिए से दो शिकार करने जैसा है। मुहावरों का ये गलत इस्तेमाल हमेशा से हंसी का एक अचूक फॉर्मूला रहा है। ये साफ दिखाता है कि उन्हें स्थिति की गंभीरता की बिल्कुल भी समझ नहीं है। फिर शुरू होता है उनका अस्पताल में घुसने का मिशन, जो बेवकूफ़ी की एक मास्टर क्लास है। कमरा नंबर 386 में घुसकर नर्स के रूप में कपड़े पहनना, प्याज से गला घोटने की कोशिश करना और अंत में चिड़ियाघर के एक शेर लेनी से बचकर भागना। हर एक कदम स्थिति को बस और ज्यादा हास्यास्पद और बेकाबू बना देता है। भाग 4, अलग हुए स्टूजेस और रियलिटी टीवी। कहानी में तब एक बहुत बड़ा भावनात्मक मोड़ आता है जब एक भयानक सच सामने आता है। वो सच ये है कि जिस आदमी को मारना था वो असल में कोई और नहीं बल्कि उनका बचपन का दोस्त टेडी है। टेडी अनाथालय की मदद करने से मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर मो, लैरी और करली से अलग हो जाता है। इसके बाद कहानी दो अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। मो अपने हिंसक बर्ताव के कारण अचानक एक रियलिटी टीवी सेंसेशन बन जाता है, जबकि लैरी और करली को यह एहसास होता है कि टेडी की जान सच में खतरे में है और लिडिया की मर्डर प्लानिंग कुछ और ही है। भाग 5, एनिवर्सरी पार्टी में बचाव। चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हैं, जहां ये तिकड़ी आखिरकार अपने गिले शिकवे भुलाकर एक बार फिर साथ आती है। और समय बिल्कुल नहीं बचा है। लिडिया और उसके साथी मैक ने टेडी के लिए एक दुर्घटना की साजिश पूरी तरह से रच ली है। बेहोशी का जूस और बालकनी से एक जानलेवा धक्का।
इस भयानक योजना का मतलब है कि हमारी इस नासमझ तिकड़ी को अब तुरंत और जोरदार तरीके से दखल देना ही होगा। और ये बचाव अभियान इस फिजिकल कॉमेडी को बिल्कुल चरम पर ले जाता है। गुब्बारे वालों के भेष में पार्टी में घुसना, फिर पेस्टो बिस्मॉल में डुबाया हुआ लॉबस्टर परोसकर पूरी केटरिंग बर्बाद कर देना, और अंत में मैक के हथियारों के हमले को पूरी तरह अफरा तफरी मचाकर विफल करना। उनकी ये अनूठी, बिना किसी योजना वाली शैली ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। मैक का ये डायलॉग देखिए, मैं सिर्फ वकालत करके अमीर नहीं बना, मैंने एक अमीर परिवार में शादी की है। ये क्रूर कबूलनामा इस पूरी साजिश के पीछे के असली वित्तीय मकसद को उजागर कर देता है, और इसी के साथ हमारे नायकों का वो अफरा तफरी भरा बचाव अभियान पूरी तरह से सही साबित हो जाता है। भाग 6, हॉलीवुड का हैप्पी एंडिंग। अपराधियों के पकड़े जाने और टेडी की जान बच जाने के बाद कहानी अपनी सारी उलझनों को बहुत ही संतोषजनक तरीके से सुलझाती है। सबसे कमाल की बात तो ये है कि रियलिटी टीवी के अधिकारी $830,000 का कर्ज एडवांस के रूप में चुका देते हैं। नन्स वर्सेस निट्स नाम से एक नया हिट शो बनता है और टेडी बचे हुए अनाथ बच्चों को गोद ले लेता है। जिस बेवकूफ़ी के कारण अनाथालय ने अपना बीमा खोया था, वही बेवकूफ़ी टीवी रेटिंग्स के जरिए अंततः उनकी सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाती है। बिल्कुल एक परफेक्ट विडंबना। यहाँ ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि कहानी के बिल्कुल अंत में फोर्थ वॉल को तोड़ा जाता है। दर्शकों को बाकायदा ये समझाया जाता है कि रबर स्टंट्स क्या होते हैं। जो आक्रामक फिजिकल कॉमेडी अभी पर्दे पर हुई, वो नर्म और सुरक्षित रबर के उपकरणों के साथ की गई थी। स्लैपस्टिक शैली की यही तो खूबी है। ये हमें बेफिक्र होकर हंसने की आज़ादी देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये वास्तविक नहीं है। और इसी के साथ हम एक बेहद दिलचस्प अंतिम विचार पर पहुंचते हैं। जब नेक इरादे पूरी तरह से नासमझी के साथ मिलते हैं, तो क्या अफरा तफरी अंततः खुद ब खुद सब कुछ ठीक कर देती है? सोचिए जरा, कैसे ये बेतुकी कहानी अत्यधिक कॉमेडी का इस्तेमाल करके एक इतने बड़े भावनात्मक संकट को हल कर देती है। इस सवाल ने यकीनन इस पूरी कहानी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। आज के इस सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।